नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करते हैं अगले जो वंशानुक्रम का चैप्टर चल रहा था उसमें वंशानुक्रम सिद्धांत की वंशानुक्रम सिद्धांत की बात करें तो यहाँ मुख्य सिद्धांतों के विषय में बात करेंगे और उसके विषय में अच्छे समझना भी है, क्योंकि यहाँ से हर बार रीट में एक क्वेश्चन तो कम से कम पूछा ही जा रहा है। तो हम इसी को देखते हुए यहाँ से बात करें तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है आपका जीव द्रव निरंतरता का सिद्धांत। जीव द्रव निरंतरता का सिद्धांत अर्थात इसको गुणसूत्र वगैरह भी कहते हैं कि गुणसूत्र आदि। तो ये इसके प्रतिपादक हैं, देने वाले हैं आपके प्रतिपादक की यदि बात करें तो वह है आपके डॉक्टर बीजमैन महोदय। तो इनके अनुसार क्या कहा गया है कि जीव द्रव निरंतरता का सिद्धांत अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो कभी भी समूल रूप से नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात उनकी संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो समूल रूप से कभी नष्ट नहीं होते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी के लिए संचरण होता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के आधार पर हम चीज़ों के विषय में बात करेंगे। तो जीव द्रव्य अर्थात गुणसूत्र जो हमारे होते हैं तो हम यहाँ बात कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर गुणसूत्र यानी कि जो हमारा जीव द्रव्य है गुणसूत्र कभी भी समूल रूप से नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, तो जीव द्रव्य निरंतरता का सिद्धांत डॉक्टर बीजमैन क्या कहते हैं, सिद्धांत के आधार पर कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो कभी भी समूल रूप से पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि उनकी जो मात्रा है उसमें कमी या अधिकता हो सकती है। ठीक है, और वे हमेशा बने रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है। तो बहुत ही सटीक और सुगम शब्दों में आप समझ पाओगे कि जीव द्रव्य निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है। तो डॉक्टर बीजमैन के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते हैं, उनकी मात्रा में कमी या अधिकता हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, और वे हमेशा बने रहते हैं अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनका स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, अब अगले सिद्धांत की यदि अपन बात करें तो अगला सिद्धांत दिया है डॉक्टर पावलव महोदय ने और उसको कहा जाएगा क्या, उपार्जित लक्षणों का संचरण सिद्धांत। उपार्जित गुणों का या लक्षणों का संचरण का सिद्धांत डॉक्टर IP पावलव महोदय ने दिया। दूसरे सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं तो दूसरा सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की संचरण का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों के संचरण का सिद्धांत
तो ये दिया गया है किसके द्वारा? तो ये हम कह सकते हैं आई.पी. पावलोव महोदय ने इसको दिया था, आई.पी. पावलोव महोदय। और इस सिद्धांत का प्रयोग जो किया था, तो प्रयोग किया था इसने किस पर? चूहे पर। चूहे पर प्रयोग किया। और सिद्धांत में क्या बताया गया कि उपार्जित लक्षण, एक लक्षण तो होते हैं अर्जित और एक होता है उपार्जित। अर्जित और उपार्जित में अंतर थोड़ा समझना है। अर्जित जो हम वातावरण से ग्रहण करते हैं, जो हम वातावरण से ग्रहण करते हैं वो अर्जित। और हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहे हैं वंशानुगत के अंतर्गत हमने जो ग्रहण किया है और हमको जो अपने पूर्वजों से मिला है, माता पिता से मिला है, वो हमारे लिए उपार्जित होंगे। अर्थात हम बात करें कि हम आज यहाँ पर जो हम वातावरण से ग्रहण कर रहे हैं वो भी उसमें सम्मिलित होते हैं। और वे जो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक जो गुणसूत्र आदि जो पहुँचे हैं, वो ये यदि मिलकर के अगली संतति में जाते हैं तो उनके लिए वो उपार्जित कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उपार्जित। तो ऐसा ही प्रयोग यहाँ पर किया है किसने? पावलोव महोदय ने। और किस पर किया है? चूहों पर। तो हम बात कर रहे हैं उपार्जित लक्षणों के संचरण का। संचरण का मतलब होता है ट्रांसमिशन, अर्थात या बात करें स्थानांतरण की। क्या सभी लक्षण जो हम वातावरण से ग्रहण करते हैं क्या वो हमारी संतति में जा पाते हैं? तो इसके विषय पर इस सिद्धांत के आधार पर यही कहा गया है कि जो भी हम वातावरण से ग्रहण करते हैं वो हमारे जीन्सों के माध्यम से, गुणसूत्रों के द्वारा हमारी संतति में जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ बात करें तो किस प्रकार से समझाया था? तो पावलोव ने ये प्रयोग अपना, तो हम कह सकते हैं इस प्रयोग में पावलोव महोदय ने प्रथम पीढ़ी के चूहों के सामने 30 बार घंटी बजाने पर भोजन दिया गया। अतः हम यहाँ कह सकते हैं, अतः प्रथम पीढ़ी में चूहों को भोजन ग्रहण करने की 30 बार घंटी बजने पर, इसी प्रकार द्वितीय पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी और उसी प्रकार चतुर्थ या चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी से उत्पन्न संतति पर पावलोव ने पुनः देखा कि 5 बार घंटी बजने पर ही चूहों को समझ आने लगी कि घंटी बजने पर भोजन मिलता है। अतः इसके आधार पर कहा जा सकता है कि माता पिता जो वातावरण से
अर्जित करते हैं वे लक्षण भी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो आपको समझना है, उपार्जित लक्षणों के संचरण के सिद्धांत के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो ये उपार्जित लक्षणों का संचरण का सिद्धांत दिया है डॉक्टर I.P. पावलव महोदय ने। प्रयोग किया था चूहों पर। उन्होंने क्या कि पहली पीढ़ी पर प्रयोग किया और फिर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी 5वीं पीढ़ी पर ये प्रयोग करके देखा। तो उनको क्या मालूम हुआ कि जब उन्होंने पहली पीढ़ी के चूहों को 30 बार घंटी बजाई तो उनको समझ में आने लगा कि घंटी बजने पर भोजन मिलता है। ऐसे ही उन्होंने दूसरी पीढ़ी पर प्रयोग किया, तीसरी पर, चौथी पर, और चौथी पीढ़ी से उत्पन्न संतति यानी 5वीं पीढ़ी पर उन्होंने प्रयोग किया। तो 5वीं पीढ़ी में क्या देखा कि उनके सामने मात्र 5 बार घंटी बजाने पर ही उनको समझ में आ जाता था कि भोजन मिलने वाला है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर पावलव महोदय कहते हैं कि माता पिता जो भी हमारे वातावरण से ग्रहण करते हैं वो गुणसूत्रों के माध्यम से संतान में निश्चित रूप से स्थानांतरण होता है। क्या होता है? वातावरण से ग्रहण किए हुए गुणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। तो ये होता है आपका उपार्जित लक्षणों के संचरण का सिद्धांत। संचरण का मतलब ट्रांसमिशन होता है, अर्थात हम बात करें यहाँ स्थानांतरण से होता है। किससे होता है? स्थानांतरण से। तो तीसरा इसका विरोधाभास किया था। तीसरे संचरण की बात करें हम सिद्धांत की तो वो है उपार्जित लक्षणों के असंचरण का सिद्धांत, और वो दिया है डॉक्टर बीजमैन महोदय ने। तो तीसरे सिद्धांत की यदि अपन बात करें तो तीसरा सिद्धांत जो दिया है उसको भी कहा जाता है क्या? उपार्जित लक्षणों की असंचरण का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की असंचरण का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के प्रतिपादन या प्रतिपादक हैं डॉक्टर बीजमैन। कौन है? डॉक्टर बीजमैन। और डॉक्टर बीजमैन ने पावलव के सिद्धांत का यहाँ पर थोड़ा सा खंडन किया है। क्या? उन्होंने कहा है कि पावलव महोदय तो कहते हैं कि उपार्जित लक्षणों के संचरण का सिद्धांत कि माता पिता जो भी वातावरण से ग्रहण करते हैं वो गुणसूत्रों के माध्यम से उनका ट्रांसमिशन होता है, अर्थात स्थानांतरण होता है। अगली पीढ़ी के लिए वो स्थानांतरित होते हैं, संचरित होते हैं। जबकि डॉक्टर बीजमैन कहते हैं क्या कि वातावरण से माता पिता जो भी ग्रहण करते हैं वो सारे गुण अगली पीढ़ी के लिए ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। और इन्होंने भी एक उदाहरण के द्वारा, प्रयोग के द्वारा समझाया था। तो इन्होंने भी अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहों पर ही किया था। किस पर किया था? चूहों पर प्रयोग किया। क्या किया? तो समझना क्या किया है कि पहली जो पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी, इन्होंने क्या देखा कि प्रथम पीढ़ी के जो चूहे थे, प्रथम पीढ़ी के क्या थे? चूहे। इन चूहों के क्या किया इन्होंने? पूंछ को काट दिया। किसको काट दिया? पूंछ को काट दिया। क्या किया? तो डॉक्टर बीजमैन ने प्रथम पीढ़ी के चूहे थे, उन चूहों की पूंछ को काट दिया। ठीक है, ये पहली पीढ़ी थी। और दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? जब उनकी संतति होती है तो उनके पहले जैसे यानी प्राकृतिक पूंछ, प्राकृतिक पूंछ जो चूहों की अगली संतति हुई उनके भी क्या, क्योंकि पहली पीढ़ी में चूहों की पूंछ को काट दिया गया था तो वातावरण में उनकी पूंछ को काटा है, तो संचरण के आधार पर तो अगली पीढ़ी में पूंछ नहीं आनी चाहिए थी। जबकि बीजमैन क्या देख रहे हैं कि पहली पीढ़ी के चूहों की पूंछ काटने के बाद भी दूसरी पीढ़ी जो आई, दूसरी पीढ़ी के चूहों की जो पूंछ थी वो कैसी थी? प्राकृतिक थी। और ऐसा ही इन्होंने देखा तीसरी पीढ़ी में भी यथावत इसी प्रकार से थी। और
चतुर्थ में भी इन्होंने देखा तो पूंछ उनकी यथावत प्राकृतिक रूप से ही थी, और पांचवी पीढ़ी में भी इन्होंने इसी को देखा तो पूंछ प्राकृतिक रूप से ही थी, अर्थात प्राकृतिक रूप से पूंछ। यानी कि इनका कहने का मतलब ये था, ये बीजमैन ये कहना चाहते थे यहाँ पर कि माता पिता वातावरण से जो भी ग्रहण करते हैं वो सारे लक्षण उनकी संतान में प्रकट नहीं होते हैं, कुछ लक्षण कुछ विशेषता ही अगली पीढ़ी के लिए ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो डॉक्टर बीजमैन के संचरण का सिद्धांत उपाद लक्षणों के अंतर्गत तो प्रयोग किया है चूहे पर, तो उन्होंने 5 पीढ़ी तक प्रयोग करके देखा था। पहली पीढ़ी के चूहों की पूंछ को काट दिया और ये देखा क्या अगली पीढ़ी में पूंछ पहले जैसे आती है या नहीं आती है। तो उन्होंने दूसरी पीढ़ी में देखा तो प्राकृतिक पूंछ थी। ठीक है, फिर उनकी भी पूंछ को उन्होंने क्या किया, काट दिया। दूसरी पीढ़ी की जो प्राकृतिक पूंछ आई थी इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया। और तीसरी पीढ़ी में देखा तो उनकी पूंछ यथावत थी और इन्होंने फिर तीसरी पीढ़ी के चूहों की पूंछ को भी काट दिया था। और चौथी पीढ़ी में देखा तो पूंछ यथावत, इसे भी पूंछ को काट दिया। और पांचवी पीढ़ी में क्या देखते हैं कि पूंछ यथावत पहले जैसे ही थी, अर्थात इन पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो इसके आधार पर डॉक्टर बीजमैन ये कहना चाहते थे कि माता पिता के द्वारा सारे गुण सारे लक्षण संतान में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ठीक है, अर्थात उपार्जित यानी जो लक्षण जो विशेषताएं माता पिता ने वातावरण से ग्रहण की हैं वो सारे के सारे गुण संतान में नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, और चौथे हम यदि सिद्धांत की बात करें तो चौथा सिद्धांत है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। कौन सा होगा, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। किसने दिया था, डॉक्टर गाल्टन महोदय ने। चौथे सिद्धांत की बात करें तो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत इसके प्रतिपादन करता है प्रतिपादक डॉक्टर गाल्टन महोदय। इन्होंने क्या कहा, जीव सांख्यिकी अर्थात गुणसूत्रों को लेकर के इन्होंने कहा, मान के चलें किसी संतान में जो भी गुण होते हैं, यानी कि संतान के 100% गुणों में 100% जो गुण हैं उन गुणों में से इन्होंने गुणों का थोड़ा सा सांख्यिकी के आधार पर वर्गीकरण किया है। क्या कि संतान जो है इसके जो माता पिता हैं, कौन है, माता पिता। इन्होंने क्या कहा कि माता पिता संतान में माता पिता के 50% गुण यानी 50% लक्षण माता पिता के संतान में दिखाई देते हैं। संतान में होने वाले 100% गुणों में से 50% गुण माता पिता से होते हैं और 12.5%, क्योंकि इसमें 50% माता पिता दोनों के हैं और इनसे जो ऊपर के हैं अर्थात माता के भी माता पिता होंगे, अर्थात हम संतान की यदि बात करें तो इसके नाना नानी, इधर इसके पिता के पिता माता की बात करें तो दादा दादी, इनके 12.5% गुण होते हैं। और इससे यदि ऊपर बात करें तो इनके जैसे यहाँ पड़नाना या पड़नानी, इधर बात करें तो पड़दादा या पड़दादी, इनके भी कितने होते हैं तो 12.5% होते हैं। कितने होते हैं, 12.5%। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ आगे तो शेष जो ऊपर के पूर्वज होते हैं उनके भी इसी में संतान में सभी के गुण दिखाई देते हैं। लेकिन सर्वाधिक गुण लक्षण किसके दिखाई देते हैं,
तो माता पिता में से 50% संतान में होते हैं, 25% 12.5%। हाँ जी, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। तो देखिए संतान में, इसको एक बार दोबारा समझिए अच्छे से। यहाँ पे जीव सांख्यिक सिद्धांत ऊपर थोड़ा सा मान के चलें। जैसे कोई संतति है, कोई संतान है, संतान में जो भी 100% गुण हैं, तो संतान के जो माता पिता हैं, माता पिता यानी पिता या माता पिता में से 50% गुण तो होते हैं माता पिता के संतान में, लेकिन संतान में 100% गुणों में से 50% किसके हैं? माता पिता के। और इनके भी क्या होते हैं? इनके भी माता पिता होते हैं, माता पिता के भी माता पिता, अर्थात इस बच्चे के क्या होंगे? ये दादा दादी या नाना नानी। तो इनके कितने होते हैं? तो 25% गुण दादा दादी के होते हैं, और इनके भी आगे कोई माता पिता आदि होते हैं। अर्थात हम इस बच्चे की यहाँ पे बात करें, संबंध क्या होगा? तो हम यहाँ बात कर सकते हैं परदादा या परदादी, ऐसे इधर से। तो इनके भी कितने होते हैं? 12.5% गुण बच्चे में ये लक्षण दिखाई देते हैं। और शेष ऊपर के जो भी पूर्वज होते हैं, शेष जो भी ऊपर के पूर्वज हैं, उनका भी 12.5% लक्षण संतान में दिखाई देता है। तो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत डॉक्टर गाल्टन ने दिया था, और इसमें कहा गया था कि बच्चे में 100% गुणों में इनका वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो माता पिता के 50% लक्षण संतान में आते हैं, 25% उसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी के आते हैं, और 12.5% उसके परदादा परदादी के या परनाना नानी के आते हैं। और शेष जो हमारे पूर्वज हैं, उनके भी उसमें 12.5% लक्षण हमारी संतान में दिखाई देते हैं। तो ये 4 सिद्धांत यहाँ पर वंशानुक्रम के दिए हैं। तो चारों सिद्धांतों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, समझ लें। हाँ जी, तो पहला सिद्धांत क्या था? पहला सिद्धांत क्या था? जीव द्रव निरंतरता का सिद्धांत। जीव द्रव निरंतरता का सिद्धांत, जीव द्रव निरंतरता का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत क्या था? उपार्जित लक्षणों के संचरण का सिद्धांत, संचरण का सिद्धांत। और तीसरा था उपार्जित लक्षणों के असंचरण का सिद्धांत। और चौथी अभी जो हमने बात की थी, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। तो देखिए, जीव द्रव निरंतरता का सिद्धांत मतलब होता है जीव द्रव गुणसूत्र, निरंतरता का मतलब होता है लगातार बने रहना। अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर इसका जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया था? डॉक्टर बीजमैन ने। और बीजमैन कहते हैं इस सिद्धांत के आधार पर कि गुणसूत्र कभी भी मूल रूप से नष्ट नहीं होते हैं, वो निश्चित रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अर्थात इन गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि, अर्थात कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बशर्ते मूल रूप से नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। जबकि दूसरा सिद्धांत कहता है उपार्जित लक्षणों के संचरण का सिद्धांत। संचरण का सिद्धांत ध्यान दीजिएगा, तो ये था, इसका प्रतिपादन माना जाता है, करने वाले थे कौन? डॉक्टर I.P. पावलोव महोदय। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारे माता पिता वातावरण से ग्रहण करते हैं जिन लक्षणों को, जिन विशेषताओं को, वो कहते हैं कि उनका संचरण होता है, उनका ट्रांसमिशन होता है, अगली पीढ़ी के लिए हस्तांतरण होता है। ठीक है। तो ये इसमें I.P. पावलोव ने प्रयोग के द्वारा समझाया था। उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और उन्होंने
प्रथम पीढ़ी के चूहे के सामने 30 बार घंटी बजाई तो उनको समझ में आता था कि घंटी बजने के बाद भोजन मिलता है। ऐसे ही उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ी प्रयोग करने के बाद 5वीं पीढ़ी पर प्रयोग किया तो उन्होंने पाया, क्या पाया कि 5वीं पीढ़ी के चूहों के सामने 5 बार घंटी बजने पर ही उनको समझ में आने लगता कि भोजन मिलता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पावलोव कहते हैं कि माता पिता जो भी वातावरण से ग्रहण कर रहे थे वो लक्षण संतान में प्रकट हो रहे थे, वो संतान के लिए ट्रांसफ़र हो रहे थे। ठीक है, जबकि उसका थोड़ा सा खंडन करते हैं कौन, डॉक्टर बीजमैन महोदय, और किस सिद्धांत के अंतर्गत, तो वो उपार्जित लक्षणों के असंचरण का सिद्धांत था। अर्थात वो कहते हैं कि माता पिता जो भी वातावरण से ग्रहण करते हैं वो सारे गुण संतान में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ठीक है, अर्थात उन्होंने भी प्रयोग चूहे के माध्यम से समझाया। उन्होंने प्रथम पीढ़ी के चूहों की पूँछों को काट दिया था और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूँछ काटते रहे और वो ये देखते रहे कि पूँछ पहले की जैसे यथावत प्राकृतिक रूप से बनी आ रही थी। अर्थात कोई भी चूहा बिना पूँछ का नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ है सिद्धांत के आधार पर कि सारे गुण माता पिता जो भी वातावरण से ग्रहण करते हैं वो सभी संतान में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, उनका संचरण नहीं होता है बीजमैन के अकॉर्डिंग उपार्जित लक्षणों के असंचरण सिद्धांत के द्वारा। चौथा सिद्धांत हमने बताया था जीव सांख्यिकी का सिद्धांत डॉक्टर गाल्टर महोदय ने दिया और उसमें बताया गया था कि जो हमारे गुणसूत्र हैं वो उनका वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो संतान में जो भी गुणसूत्र या गुण होते हैं वो 100% होते हैं, उनमें से 50% उनके माता पिता के होंगे और 25% उसके दादा दादी के होते हैं, 12.5% में उसके परदादा परदादी के होते हैं और शेष में 12.5% में उसके जो पूर्वज हैं उन सभी के लक्षण संतति में दिखाई देते हैं। इसी के लिए धन्यवाद। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको यथावत रूप से सारी चीज़ें मिलती रहें। और वीडियो को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना जो भी है, क्योंकि समय परीक्षा का नज़दीक ही मान के चलिए। कोरोना काल में ऑफलाइन क्लास हो सकता है कि अभी टाइम लगे, लेकिन जल्दी से जल्दी आप अपना कोर्स यथावत रूप से घर बैठे अपने घर वालों के साथ में आराम से पढ़ाई का आप अच्छा आनंद ले पाएँ। इसके लिए धन्यवाद और आप अच्छे से, आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप अपने कोर्स को बनाने के लिए, करने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यथावत आप जुड़े रहिए और अपने मित्र मंडली सभी के लिए, सभी दोस्तों के लिए इसकी लिंक शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मैं सीपी लवानिया, धन्यवाद।